नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पाते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से और एक बहुत ही खूबसूरत मौके पर आज हम बैठे हैं। नई शिक्षा नीति को लागू हुआ 1 वर्ष पूरा हो चुका है और पूरे देश भर में कई सारे आयोजन हो रहे हैं। शिक्षा नीति को लेकर बात हो रही है, बहस हो रही है, विमर्श हो रहे हैं। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी इसे काफी जोर शोर से इसे सेलिब्रेट कर रहा है। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में सोशल वर्क डिपार्टमेंट में यानी कि समाज कार्य विभाग की जो यहाँ पर हेड हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर नीरजा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे ठीक दाहिने हाथ में बैठी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। मेरे ठीक सामने बैठी हैं समाज कार्य विभाग में ही असिस्टेंट प्रोफेसर गरिमा जी। गरिमा जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नई शिक्षा नीति में समाज कार्य को लेकर क्या प्रावधान है, समाज कार्य जिन स्टूडेंट्स ने किया है उनकी क्या मांगे हैं और क्या नई शिक्षा नीति उनको फुलफिल करती है कि नहीं करती है, इस पर हम बात करेंगे। नीरजा जी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ और जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को लेकर आपका जो विभाग है वो क्या क्या काम कर रहा है। अभी कोई वेबिनार आप लोग कुछ करने वाले हैं या क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं? जी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में समाज कार्य विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति को लेकर के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसी श्रृंखला में पहला वेबिनार हम लोग कल आयोजित करने जा रहे हैं 31 जुलाई को, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो राष्ट्रीय परिषद बनी हुई है बाकी सारे प्रोग्राम्स की, जैसे जिनको हम प्रोफेशनल प्रोग्राम बोलते हैं या व्यावसायिक कार्यक्रम बोलते हैं, उनकी राष्ट्रीय स्तर पे एक परिषद होती है। तो जो परिषद होती है उससे उनको फायदा ये होता है कि वो रिकॉग्नाइज होते हैं कि दे आर प्रोफेशनल्स, वो व्यवसायीकरण कर सकते हैं, अपना पेशेवर जो व्यवसाय है उसको चला सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक व्यवसाय आधारित कार्यक्रम है। बहुत सारी ऐसी काउंसिल्स हैं जिनके थ्रू ये गवर्न होता है। जैसे आपने सुना होगा एनसीईआरटी, एनसीईटी, और जैसे एजुकेशन का अपना है, मैनेजमेंट वालों की अपनी है, इसी तरह से आपके मीडिया वालों का, जो जर्नलिज्म से जुड़े लोग हैं उनकी अपनी काउंसिल है। तो इसी तरह से काउंसिल का मैंडेट होता है एक कि जैसे समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में बताती हूँ आपको, ये मैंडेट है कि समाज कार्य के व्यावसायिक 1 लाख कार्यकर्ता जब एक बैनर में आ जाते हैं, बैनर के तले आकर के एक मुहिम चलाते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि हमको परिषद का गठन की अनुमति दी जाए और इसके साथ साथ में उसको एक एक्ट के रूप में पारित किया जाए, ताकि हम भी प्रोफेशनली एक तरह से चैलेंज्ड हों और अपने आप को लोगों के साथ में एक अपनी डिग्निटी और वर्थ के साथ जोड़ सकें। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि सभी व्यावसायिक कार्यक्रम जो हैं उनकी परिषद होनी चाहिए। इसी संदर्भ में आपको बताना चाहूंगी कि समाज कार्य व्यवसाय को शुरू हुए जो सबसे पहले भारत में 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसको हम अब बोलते हैं, तो सर दोराबजी टाटा जी ने इनिशिएटिव लिया था। 1936 में पहला इंस्टीट्यूट में सोशल वर्क की पढ़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद में अभी लगभग 500 ऐसे इंस्टीट्यूट, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेजेस हैं जहां पे समाज कार्य पढ़ाया जा रहा है। इतना होने के बावजूद भी अभी समाज कार्य की कोई परिषद नहीं बनी है और आप देख रहे हैं कि 1936 से लेकर के अभी तक लगभग 78 या 80 वर्ष के आसपास हम समाज कार्य के कार्यक्रम को पूरे देश में चला रहे हैं। इसी तरह से जब आप विश्व के स्तर पे देखते हैं तो विश्व में पहली बात तो ये है कि जैसे आप सैलरी की, मेहनताने की बात करते हो, तो सोशल वर्क में बेसिकली बात ये होती है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फुलफिल योर डिजायर्स, बेसिक नीड्स। कोई व्यक्ति समाज कार्य या कोई काम वो तब करता है जब उसकी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों। जब उसके घर में अपना रोटी कपड़ा मकान का स्तर नहीं होगा, उसके पास भूखा होगा, तो वो किसी दूसरे के लिए समाज कार्य शायद नहीं कर सकता। हर आदमी को एक तरह से व्यावसायिक होना है और व्यावसायिक होने से लाभ ये होगा कि वो व्यक्ति जो व्यावसायिक सहायता प्रदान करेगा वो ट्रेंड प्रोफेशनल सोशल वर्कर हो और उसको भी आमदनी कुछ हो, ताकि वो अपने घर परिवार को चला सके और इसके साथ साथ में समाज में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। बिल्कुल। तो नीरजा जी, जो नई शिक्षा नीति जब आई तो किस तरह का माहौल था आप लोगों के बीच में? क्या खुशी की लहर थी कि कुछ काउंसिल बनाने की एटलीस्ट बात तो की गई है? हाँ, काउंसिल को लेकर के हम लोग 2020 से इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और इसके पहले भी 2-3 बार ये इनिशिएटिव लिया जा सकता है या आप ये कह सकते हो कि प्रयास किया जा चुका है, लेकिन कुछ कारण रहे जिनकी वजह से नहीं हो पाया। तो अभी क्या है कि 2020 से शुरू हुआ ये हमारा कार्यक्रम। अभी 2021 में हम लोगों ने इसको अभी रिसेंट में ही आपने देखा जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था उसमें 19 जुलाई को समाज कार्य परिषद बनाने को लेकर के प्रश्न भी उठाया गया पार्लियामेंट में। अच्छा। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है हमारे लिए। दूसरी बात ये है कि अभी जो मुहिम ये चल रही है इसको हम लोगों ने 6 जोन्स में बांट रखा है।
जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट और इसके साथ में सेंट्रल जोन है, जिसको हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और उत्तर पूर्व और मध्य जोन। तो जो मध्य जोन है, मतलब जोन का मतलब ये है कि एक जोन में जो उस एरिया से रिलेटेड स्टेट्स हैं, उसमें 4 स्टेट को एक साथ एक जोन में रखा गया है। तो जो मध्य जोन है, जिसको हम सेंट्रल जोन कहते हैं, इसमें 4 राज्य हैं। उन 4 राज्यों में जो पहला है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो इसमें कमेटी बनाई गई है, बकायदे जो समिति बनाई गई है उसमें मेंबर्स का काम यही है कि कैंपेन को राज्य स्तर पर अपने जो व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता है, जो हमारे राजनीति में सक्रिय लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे राज्य से, यहाँ से, मतलब एक तरह से केंद्र को ये सारी चीजें भेजें ताकि हम लोगों को इसमें सहायता मिले। तो इसी श्रृंखला में हम लोग एक वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, जिसका विषय ये है कि नई शिक्षा नीति 2020 और समाज कार्य व्यवसाय। और ये राष्ट्रीय समाज कार्य शिक्षा परिषद के विशेष संदर्भ में है। राष्ट्रीय समाज कार्य शिक्षा परिषद का विशेष संदर्भ इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी आपने देखा कि नई शिक्षा नीति में पॉइंट 3.5 पे ये मेंशन किया गया है कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिनको स्कूल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या उनको काउंसलिंग की जरूरत है, या किन कारणों से बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, हम बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, उस कंडीशन में वहां पे सोशल वर्कर के रोल को अप्रिशिएट किया गया है। वहां पे कहा गया है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को यह दायित्व दिया जाएगा कि वो इन ड्रॉप आउट बच्चों को एक तरह से काउंसलिंग करे, उनको स्कूल तक पहुंचाए, उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता होता है वो एक तरह से उसकी जो अपनी स्किल्स अपने कोर्स के दौरान सीखता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करता है, तो उसमें एक किसी व्यक्ति के साथ काम करने में, किसी समूह के साथ काम करने में, किसी समुदाय के साथ काम करने में माहिर होता है वो। तो ये अपेक्षा की है सरकार ने नई शिक्षा नीति में कि सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक रोल होगा वहां पे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और NCSW, दैट इज नेशनल सोशल वर्क एजुकेशन काउंसिल, तो इन दोनों को मिला करके उत्तराखंड चैप्टर का कल हम 31 तारीख को एक वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, जिसका मकसद यही है कि हम उत्तराखंड में जो हमारे अपने भाई बंधु हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको इस विषय में अवगत कराएं और उनसे अपेक्षा ये है कि वो सब मिल करके कैंपेन चलाएं। कैंपेन चला करके हमारे राज्य के प्रतिनिधियों को, इसके साथ में केंद्र के प्रतिनिधियों को इससे अवगत कराएं ताकि हमारी काउंसिल का निर्माण शीघ्र हो जाए और हम सब व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो अपनी पहचान के साथ समाज में उतरे और अच्छे से काम करें। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और बताया कि सोशल वर्क को किस तरह से अप्रिशिएट किया गया है, क्योंकि वाकई में अगर जिस शिक्षा नीति को लागू करने की बात है उसमें भी वो ही तबका योगदान दे सकता है जो ऑलरेडी सोशल वर्क कर रहा है। गरिमा जी, आपके पास आऊंगी कि सोशल जो काउंसिल अभी तक बनी नहीं थी परिषद, क्या नुकसान झेलना पड़ा अभी तक कहें तो, और ये बनेगी तो क्या फायदे हमें होंगे? हाँ सुनीता जी, क्या है कि कोई भी कोर्स हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, विषय है जो हम पढ़ते हैं, और उसमें ये परिषद होने से क्या फायदे हैं और परिषद ना बनने से क्या नुकसान झेलना पड़ा है। परिषद ना होने की वजह से नौकरी में जो रिजर्वेशन सोशल वर्कर्स के लिए जिस पोस्ट पर आती है वो क्षेत्र किसी और विषय के स्टूडेंट को चला जाता है, वो जॉब के लिए चला जाता था। परिषद बनने से एटलीस्ट ये हो जाएगा कि वो कोर्स, जैसा मैडम नीरजा ने अभी हमें बताया कि ड्रॉप आउट बच्चे हैं तो उनका काउंसलिंग करके उनको हम उनका एक स्कूल कंटिन्यू करा सके। उसी प्रकार जो जॉब सोशल वर्कर के लिए है, तो जैसे स्पेशलाइजेशन वाइज भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है हमारे समाज कार्य में, तो एक स्कूल सोशल वर्कर का भी पोस्ट आता है, जिसके सोशल वर्क के मेडिकल है, सोशल हॉस्पिटल सोशल वर्क है, आपके इंडस्ट्री सोशल वर्क है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें जो पोजीशन सामाजिक कार्यकर्ता के लिए होती है, जहां काउंसलिंग की जरूरत जो सामाजिक कार्यकर्ता दे सकते हैं, उस जगह पर कई बार साइकोलॉजिस्ट या कई बार सोशियोलॉजिस्ट, इन सब कोर्स के लोगों को भर्ती कर दी जाती है। ऐसे में काउंसिल बनने से हमारा फायदा ये हो जाएगा कि मेडिकल काउंसिल वालों का बार काउंसिल है, जैसे आपके वकील का होता है, बार काउंसिल होता है, उसी तरह से हमारा काउंसिल बन जाने से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या सोशल वर्क के एल्यूमिनस है, पुराने पास स्टूडेंट्स है जो कई बार रोजगार के लिए भटक रहे हैं आज भी, और न जाने कब से भटक रहे हैं, और आगे भी उस क्षेत्र में समाज कार्य को जो एक अधूरी पहचान अब तक रह गई है
है उसको पाने में काउंसिल हमारी मदद करेगा। जी, इसके अलावा यूपीएससी के एग्जाम्स जो होते हैं उसमें भी इसको मान्यता नहीं है ना? हाँ, यूपीएससी के एग्जाम में पहले उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इसकी मान्यता थी, लेकिन पिछले 3-4 साल पहले से इसको हटा दिया गया है। बिकॉज ये कहा गया कि जो सब्जेक्ट आप स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे हो उसको आप, चूंकि आईएएस का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम क्या होता है, जो ग्रेजुएट होते हैं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया है कि वही जो ग्रेजुएट है उनकी योग्यता है कि वो फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं आईएएस के लिए। तो जो सब्जेक्ट जो स्कूल लेवल में पढ़ाया जाता है उसी को लेकर के आप आगे बढ़ोगे नहीं, ग्रेजुएशन में जब पढ़ोगे नहीं तो आप उसको कैसे उसको आगे सप्लीमेंट कर पाओगे, उसको लेके आगे बढ़ पाओगे। तो इसके लिए हटा दिया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर परिषद बनता है और ये जिस तरीके से हमारे कन्वीनर सर प्रोफेसर संजय भट्ट इस चीज को प्रमोट करने में लगे हैं, मुझे लगता है कि इससे शायद दोबारा से वो पहचान हमें मिल सके और जहां जहां एक गैप रह गया है वो भर सकेगा। तो ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल मैम, अगर जिस पोस्ट पे जो जिसके लिए है अगर वो ही बंदा आएगा तो मुझे लगता है वो भी जस्टिफिकेशन भी होगा उस पोस्ट का और बेहतर काम भी होगा। नहीं, और आपको बताऊं कि मेरा इस मुहिम से जैसे आप जानते हो कि क्योंकि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हम लोग कितने व्यस्त रहते हैं और अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से मैंने इसको बहुत आदर के साथ ग्रहण किया है। उसका एक कारण ये है कि हमारे उत्तराखंड राज्य में जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, अभी लगभग 1 दशक हुआ है जब यहाँ समाज कार्य व्यावसायिक आधारित पाठ्यक्रम यहाँ शुरू किया गया है। तो अभी क्या है कि उत्तराखंड में आप देखते हैं हमारे पास में सबसे बड़ी त्रासदी क्या है, पलायन की है ना। तो जब पलायन की आप बात करते हो तो मुझे अपने, क्योंकि मैं समाज कार्य की विद्यार्थी हूं, तो मुझे समाज कार्य याद आता है और मुझे लगता है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय, गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब हैं जहां पे समाज कार्य की शिक्षा दी जा रही है। तो जब ये इस तरह से हमारी अगर काउंसिल या परिषद नहीं बनती है और उस परिस्थिति में जो हमारे बच्चे पास आउट हैं, जैसे गरिमा मैडम ने कहा कि जो हमारे पास आउट बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे फिर, और फिर वही प्रश्न क्या खड़ा होगा, पलायन का खड़ा होगा। तो इस मुहिम से जुड़ने का मेरा उद्देश्य ये है कि पहले हम लोग अपने राज्य स्तर से केंद्र को एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी इस परिषद की मांग को माने और उसको बना ले, और उसके बाद में फिर इसको कंटिन्यू करते हुए मैं अपने राज्य में इस तरह की परिषद के लिए या फिर इस तरह की मुहिम चलाने के लिए भी काम कर रही हूं कि राज्य स्तर पर, जैसे आप देखिए मेडिकल कॉलेज है, जितने भी मेडिकल कॉलेज है उत्तराखंड में, वहां पे साइकेट्रिक सोशल वर्कर या सोशल वर्कर का वहां पे एक रोल होता है, वहां पे उनकी वैकेंसीज होती हैं। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स नहीं है, वहां पे किसी और को भी भर्ती दी जाती है। तो उसमें क्या होता है, एक तो बच्चे का नुकसान होता है जिसने स्किल्स को एक्वायर किया है और वो भटक रहा है। दूसरी बात यह है कि जो डिग्निटी और वर्थ के साथ में एक आदमी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, अपनी सर्विसेज देता है किसी को, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आती है। तो जब ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करेंगे और हमारे लिए हमारे राज्य सरकार से अनुरोध रहेगा कि इस तरह का जब मैंडेट होगा, जैसे वेलफेयर डिपार्टमेंट में सोशल वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट के लिए सोशल वर्कर अपॉइंट हो सकता है, इसी तरह से फैक्ट्रीज में वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है, एमएनसीज में पोस्ट है, स्कूल में जैसे गरिमा मैडम ने कहा कि स्कूल सोशल वर्कर हमारे यहाँ है। इसके साथ साथ में आप किसी भी स्तर पे एक तरह से अगर मैं छोटे शब्दों में कहूं तो शायद समाज कार्य को मैं इस तरह से परिभाषित कर सकती हूं कि जहां पे समस्या है, जहां पे लोग हैं, जहां पे व्यक्ति हैं, जहां पे समस्या है, वहां पे समाज कार्य का एक रोल है। तो उस रोल को इस अभी तो दौर में समस्याएं बढ़ी ही हैं, बिल्कुल बढ़ रही हैं, तो ज्यादा प्रासंगिकता है इस विषय की। प्रासंगिकता है। दूसरा आप ये भी देखिए ना कि जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे समाज में जो प्रकृति है समस्या की वो चेंज हो रही है। आज से 10 साल पहले जो समस्या थी वो आज उसका स्वरूप दूसरा हो गया है, बदल चुका है। तो उस परिस्थिति में एक तरह से ऐसे ट्रेंड लोगों की जरूरत है, ऐसे समाज कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो अपनी स्किल्स के साथ में सोसाइटी से डील करें और उनको सेल्फ सफिशिएंट बनने में मदद करें। वो स्वावलंबन के साथ अपनी जिंदगी जिए,
और इसके साथ साथ में समाज कार्य में हम लोग जब अपनी पढ़ाई करते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ मैंडेट हैं, कोड ऑफ एथिक्स जिनको हम कहते हैं, जिनको नैतिक मूल्य कहते हैं। तो उनमें ये सारी चीजें दी गई हैं। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि व्यक्ति को अपनी गरिमा और महत्वता के साथ जीने का अधिकार है। तो ये गरिमा और महत्वता कब दी जाएगी किसी व्यक्ति को? वो तभी दी जा सकती है जब इस तरह के ट्रेन्ड प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स उनके अंदर उन स्किल्स को जगाने में कोशिश करें, उनको इस तरह से उनके डेवलपमेंट में एक सहायक की भूमिका निभाएं, ताकि व्यक्ति जो समस्या से ग्रसित है वो अपनी समस्या जब अपने आप कर सके। जी। समाज कार्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है। जी बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है काफी बातें हो गई हैं। और गरिमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी कि जब शिक्षा नीति में जब इस प्रावधान को रखा गया था तो किस तरह का रिएक्शन था आपके सोशल जगत में? देखिए, हर एक जो अपने विषय से पढ़ के एक पारंगत एक डिग्री हासिल करता है तो ऑब्वियसली वो चाहता है कि हम जिस डिग्री को लेके आगे बढ़ रहे हैं उसकी कुछ वैल्यू हो आगे। और जब उस चीज को नहीं मिलती है उसे, और कई साल दर साल वो एक समय बीतता जाता है, फिर 4 साल 5 साल के बाद उसके अंदर एक नीरसता आने लगती है कि मैंने ये पढ़ाई करी क्यों, मुझे बड़ा इसका अफसोस है, काश मैंने कुछ और पढ़ा होता तो शायद कहीं और होते। जैसे कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई पिछले कुछ दिनों में। मैडम, मैं शेयर करना चाहूंगी आपको, पिछले दिनों BHU में के स्टूडेंट्स कुछ थे, तो वहां जब वैकेंसीज आई ना तो वहां भी आई, बिहार में आई, तो सब जगह असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई लेकिन सोशल वर्क की नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वहां चीजें ऐसी थी कि आपको क्या बताऊं, वो कोर्सेज जो थे वहाँ ओपन वो डिपार्टमेंट सोशल वर्क नहीं होने की वजह से सोशल वर्क के स्टूडेंट्स पीछे रह गए और वो दूसरे सब्जेक्ट में आगे बढ़ने फॉर्म भरने लग रहे थे कि शायद इसमें हमें जॉब मिल जाए, शायद इसमें हमें जॉब मिल जाए। तो इस वजह से काफी डिस्टर्बेंस हुई और उससे लोग बहुत परेशान रहे। जी। उसकी वजह से इतनी परेशानी हुई। और अब क्या है कि अगर ऐसा सोचा गया है कि ये परिषद की बात अगर आगे बढ़ती रही और अगर इसकी एक पहचान मिल गई तो जरूर ये हो सकेगा कि हम जो एक विषय के प्रति निरस्ता लोगों में भर गई है वो अब दूर हो जाएगी। और जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे अपने विषय से आगे बढ़ते हुए तो स्टूडेंट्स में या जो भी एलुमिनी हैं उनको भी इस चीज से फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो मैम चलते चलते कोई संदेश आप देना चाहें समाज कार्य विभाग के हवाले से? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कल हम लोग एक वेबिनार आयोजित कर रहे हैं तो उसमें जो नेशनल काउंसिल फॉर सोशल वर्क एजुकेशन बिल ड्राफ्ट है उसके कन्वीनर हैं प्रोफेसर संजय भट्ट जी। तो हमने उनको आमंत्रित किया है अपने इस वेबिनार में ताकि वो हमारे राज्य के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको ये बता सके कि नई शिक्षा नीति में समाज कार्य की परिषद की आवश्यकता क्या है और समाज कार्य परिषद बनने के बाद में हमारे अपने जो स्टेट के बच्चे हैं उनको हम किस तरह से लाभान्वित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो लॉ से भी हमने इनवाइट किया है जिसमें प्रोफेसर बलराज चौहान हैं, वो अभी MP में मध्य प्रदेश में धर्मशास्त्र यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर थे। हमने उनको भी अभी मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पे इनवाइट किया है अपने विश्वविद्यालय में ताकि जो एक तरह से जिनको हम प्रॉज कॉन्स कहते हैं कि जो इसमें क्या कमियां हैं या कुछ कमियां हैं या कुछ अच्छाइयां हैं तो उनको सभी लोगों के सामने एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास में उनके सामने रख सकें ताकि हम उसके जो जब एक्ट बनेगा या कानून बनने की दिशा में हम काम करेंगे तो उस कंडीशन में एक कानून वक्ता की हमें जरूरत है जो ये सारी चीजें बता सके कि इसमें ये कमियां हैं, इनको हम अच्छे से कर सकते हैं या क्या परिवर्तन करके हम इसको और अच्छा बना सकते हैं। जी। इसके साथ साथ में देहरादून में हिमालयन यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर हैं प्रोफेसर JP पचौरी सर। और उत्तराखंड में समाज कार्य का जो पहला विभाग खुला है वो प्रोफेसर JP पचौरी सर के नेतृत्व में ही खुला था। इसलिए मैंने उनको भी अपने वेबिनार में इनवाइट किया है। इसके साथ साथ में छत्तीसगढ़ स्टेट की जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं या कोऑर्डिनेटर जिनको कहते हैं भारतीय NCSW की, तो उनको भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ साथ में सेंट्रल जोन जो है, जो मध्य जोन है, उसके जो कन्वीनर हैं प्रोफेसर AK भारतीय जो लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, वो उत्तर प्रदेश की बहुत सारी समाज कार्य की काउंसिल्स हैं उसमें भी काम कर रहे हैं। SC ST माइनॉरिटीज की जो काउंसिल्स बनी हैं उसमें भी काम कर रहे हैं। उनका एक बहुत लंबा अनुभव है
लोगों के साथ काम करने का, तो हमने इस अपने प्लेटफॉर्म पे उनको भी इनवाइट किया है। तो इस तरह से हमारी मुहिम का ये पहला चरण है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम लोग बढ़ के और अच्छा करें, और अच्छा करने के साथ साथ में देखिए टीचर, आप सभी जानते हो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय है। तो मुक्त विश्वविद्यालय में 18 से लेकर 80 साल तक का कोई भी बच्चा, जिसको हम बच्चा ही कहेंगे, हमारे लिए एज बार नहीं है। तो हम अपने स्टूडेंट को एज अ चाइल्ड एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे लिए वो बच्चा है, तो वो कोई भी व्यक्ति प्रवेश ले सकता है। तो एक तरह से टीचर का या हम जैसे शिक्षकों का ये दायित्व है कि जब बच्चे एक प्रोफेशनल प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, तो आगे उनके भविष्य को कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये शायद इस बागडोर को हम लोगों को ही संभालने की जरूरत है। तो यही सोच समझ करके मैंने इस मुहिम में अपना मतलब काम करना शुरू किया है और कोशिश की है कि हमारी मुहिम राज्य स्तर पर कम से कम अच्छे स्तर से काम करे और हम केंद्र को एक अच्छा संदेश दें कि समाज कार्य को व्यवसायीकरण करने के लिए एक परिषद की आवश्यकता बहुत ज्यादा है और शीघ्र ही इसका गठन किया जाना चाहिए। जी जी, तो काफी बातें हो गई हैं, काफी ब्रॉडली मुझे लग रहा है कि हमारे लिसनर समझ पाए होंगे कि समाज कार्य डिपार्टमेंट क्या है, क्या उनकी डिमांड्स हैं। तो नीरजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ गरिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहने के लिए। और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से, तो आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।